उसमें भी आज एक नए नीति को अप्रूवल दिया गया है। तो इसके पहले कि मैं बाकी निर्णयों के बारे में आपको बताऊं, मैं मित्रवत धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि इस पॉलिसी और इस निर्णय के बारे में वो आपको बताएं, फिर बाकी निर्णयों के बारे में मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर आपके सवाल जवाब का उत्तर दिया जाएगा। मित्रों, जैसे हमारे सीनियर कॉलीग रविशंकर जी ने हमें एक विषय बताने के लिए आपके सामने रखा है। प्री नेल्प की जो पीएससी है, जो एग्जिस्टिंग हेल्प की पहले नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी जो फ्रेमवर्क था, जिसके कारण अब तक की जो हमारी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल है, उसमें हम कंटिन्यूस सुधार करते आ रहे हैं। स्टेक होल्डर से चर्चा करना और क्या उससे सुधार करना, ये हमारी एक रेगुलर फीचर बनी हुई है। उसको आगे बढ़ाते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और को गति देने के लिए हमने आज कैबिनेट से 4 प्रमुख बिंदुओं पे उसको सुधार किया है, उसको रिफॉर्म किया है। आपको कुछ ब्लॉक में, कुछ प्री नेल्प ब्लॉक में जो फर्स्ट बैच जब बीड हुई, उस समय में शायद उसको बीडर को इंसेंटिव देने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए उस ब्लॉक्स की सारे रॉयल्टी और सेस की जिम्मेवारी, ऐसे तो उस बीड में ओएनजीसी और ऑयल को कुछ एक हिस्सेदारी कंपलसरी देकर रखा गया और सारे रॉयल्टी और सेस की देनदारी ओएनजीसी और ऑयल जैसे कंपनियों के ऊपर रहा। ये पिछले लगभग 2-2.5 दशकों से चल के आई। उसमें 2 चीज सामने आया कि धीरे धीरे उस फील्ड की ग्रोथ घटी। 2 कारण से घटी। ओएनजीसी जैसे कंपनियों को लगा कि भाई हमें 30 से 40% पीआई के आधार पे सेस रॉयल्टी 100% देना पड़ता है, ये हमारे लिए वायबल नहीं है। उन्होंने अपना रिलेक्टेंसी स्वाभाविक दिखाना शुरू किया। जब एक मेजर पार्टनर अपना ग्रोथ के लिए सहमत नहीं होती, उसको वायबल नहीं होता है, उस प्रोजेक्ट की ग्रोथ घटती है। इसलिए हम लोगों ने आज कैबिनेट की मंजूरी लिया कि इस प्रकार की प्री नेल्प ब्लॉक में जो बिडिंग हुई थी, उसमें से जिसके अंदर 100% रॉयल्टी सेस ओएनजीसी को देना पड़ता था, अभी देना नहीं पड़ेगा। उसकी जितनी पीआई है, जितने इक्विटी है उस ब्लॉक में, 30% है तो 30% देना पड़ेगा, 40% है तो 40% देना पड़ेगा और उसको कॉस्ट रिकवरी का भी मौका मिलेगा। ये एक प्रमुख निर्णय किया गया, जिसमें से 7 प्री नेल्प एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स में जिसकी डेवलपमेंट प्रोसेस जारी है, इसमें से गति आएगी, प्रोडक्शन की ओर हम बढ़ेंगे। मित्रों, जब पिछले बार हम लोगों ने HTHP डीप वाटर, अल्ट्रा डीप वाटर में एक स्पेशल प्रोविजन किया कि ऐसे सारे चैलेंजिंग ब्लॉक में से जो गैस ऑयल उत्पादित होगी, ऑल दे विल बी लिंक टू द मार्केट। उनकी मार्केट प्राइस मैकेनिज्म रहेगी, रेगुलेटेड प्राइस नहीं रहेगी। उस समय में एक सुझाव आई थी, देश की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में अपार तेल और गैस की भंडार पड़ी है, लेकिन वहां की जो बिडिंग राउंड पे जो स्टेक होल्डर थे, उनकी बार बार ये, जब उनको हम मॉनिटरिंग करते थे, आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, आपकी कैपेक्स बढ़नी चाहिए, वो लोग कहते थे कि सर हमारी चैलेंजिंग कंडीशन को भी तो आप ध्यान दो। जंगल है, पहाड़ की हिल टॉप पे है, रास्ता नहीं है, इसकी दे आर अ चैलेंजिंग फील्ड। इसलिए ऐसे सारे नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक हमने हमारी जो 2030 विजन, हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसमें से एक रिकमेंडेशन आई थी कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसे सारे ब्लॉक को डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा समय बढ़ाया जाए, जो पीएससी में एग्जिस्टिंग मॉडल उसको समय ज्यादा दिया जाए। दूसरी, ऐसे सारे प्रोडक्शन में से उसको मार्केट लिंक की मौका दिया जाए, अनुमति दिया जाए। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी,
नॉर्थ ईस्ट की सारे स्टेट्स की प्रोडक्शन बढ़ने से लगभग एक आधा को छोड़ के सारे में गैस एंड ऑयल है। अभी नेल्प और प्री नेल्प में जितने सारे बीड होके उनके पास है, इस निर्णय के कारण वहां इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। सारे राज्यों की रॉयल्टी सेस की रेवेन्यू भी बढ़ने वाला है। ये एक प्रमुख बेनिफिट उसमें से आएगी। हमने टाइमलाइन को बढ़ाया और मार्केट लिंक मॉडल दिया। इसे 10 ऑपरेशनल पीएससी ब्लॉक्स, उसमें बेनिफिट उनको मिलेगा। मित्रों, जो इनकम टैक्स सेक्शन 42 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ब्लॉक्स को कैपिटल स्पेंडिंग पे इनकम टैक्स रिबेट मिलती थी, कुछ को नहीं मिलती थी। ऐसे 15 ब्लॉक आउट ऑफ 28 प्री नेल पीएससी में से 13 को इस सेक्शन 42 की इनकम टैक्स बेनिफिट रिबेट नहीं मिलती थी। आज की कैबिनेट निर्णय किया, ऐसे सारे एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सारे 28 प्री नेल ब्लॉक में जो बाकी सारे ब्लॉक्स के लिए, नेल्प की सारे ब्लॉक्स के लिए सेक्शन 42 इनकम टैक्स रिबेट मिलने वाला है। मित्रों, और एक निर्णय आज किया गया। पहले कोई प्रोजेक्ट को अगर फोर्स मेज्योर सामना करना पड़ता है, उसको 7 दिन के अंदर बताना पड़ता है कि हमारे वहां इस प्रकार की एक क्राइसिस होगी, तो हमें फोर्स मेजर हमें अप्लाई किया जाए। कई स्टेक होल्डर्स की ये सुझाव होती थी कि सर चैलेंजिंग एरिया से 7 दिन की खबर, 7 दिन पर्याप्त नहीं है, आप थोड़ा उसको और समय बढ़ा के दीजिए। तो 7 दिन को अभी 15 दिन किया गया। मित्रों, 4 रिफॉर्म एग्जिस्टिंग पीएससीज में किया गया। टैक्स को लेके, टाइमलाइन को लेके, प्राइस मैकेनिज्म को लेके, सेस और रॉयल्टी शेयरिंग को लेके और फोर्स मेज्योर की टाइम बढ़ाया गया। इसके कारण देश की पीएससी को एक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर ले गया गया। थैंक यू मित्रों, अब कुछ मेजर निर्णय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देश के किसानों के लिए मोदी जी की सरकार ने आज एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है, जिसमें जो शुगर केन ग्रोवर्स हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने उनके फेयर और रेम्युनेटिव प्राइस को 2018-19 के लिए ₹275 पर क्विंटल फॉर ए बेसिक रिकवरी ऑफ रेट ऑफ 10% किया है। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 18-19 का, दैट इज ₹155 ओनली। और हमने जो rise over the actual cost of production, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन है इस देश में 18-19, तो टोटल रेमिटेंस जो किसानों को दिया जाएगा वो लगभग 83,000 करोड़ रुपए होंगे, 83,000 करोड़। आपको जानकारी है कि 18-19 का शुगर केन्स का सीजन 1 अक्टूबर 2018 से शुरू होता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज के इस फैसले को आप अलग में मत देखिए। पिछले 3-4 महीने में 2-3 फैसले तो मैंने आपसे स्वयं शेयर किया है, जहां हमने मिल वाइज एक्सपोर्ट कोटा को लिबरलाइज किया, उसके बाद 5.50 क्विंटल केन क्रश्ड अमाउंट 1500 करोड़ रुपया दिया, और ऐसे 3-4 फैसले हमारे इंटरवेंशन हुए हैं जो आज के प्रेस रिलीज में है। तो आज का जो फैसला है ₹275 फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस, ये मोदी जी की सरकार का गन्ना किसानों के प्रति जो उनका इस सरकार का लगाव है और उनकी चिंता है, उसमें जो कई निर्णय हुए हैं, उसमें आज का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें 83,000 करोड़ रुपए आएंगे। हमने कहा आपको बता दें, दिस इज 1890। अब वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, वो भी है, बता दूंगा आपको। विल यू अलाउ मी टू कंप्लीट फर्स्ट? आई विल टेक योर क्वेश्चंस। दूसरा एक बहुत बड़ा फैसला आज किया है कि जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं, इनके प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, इसको हमने 17-18 से बढ़ाकर 19-20 तक 3 साल के लिए एक्सटेंड किया है, विच इज पार्ट ऑफ द 12th प्लान, यू नो इट वेरी वेल। और इसके माध्यम से हम 70 लाख स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
आपको मालूम है कि माइनॉरिटी में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट बेस्ड ये स्कॉलरशिप का प्रावधान ने किया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अभी तक हम लोगों ने 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी हैं, लगभग 1,66,00,000 बच्चों को हमने अभी तक ये बेनिफिट दिया है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम बॉयज एंड 50% गर्ल्स। इस बात को आपको ध्यान रखना जरूरी है। और अभी 70 लाख हम नया देने जा रहे हैं। इसका टोटल जो अमाउंट 70 लाख, 70 लाख मानिए रविंद्र जी, 70 लाख। इसमें जो टोटल खर्चा होने वाला है वो खर्चा 5,338.32 करोड़ है। The amount likely to be spent on this continuance of this scheme till 1920 will come to rupees 5,338.32 crores. आज के फैसले में आपको मैं 2 बात और कहना चाहता हूं। अब स्कॉलरशिप के डिस्ट्रीब्यूशन में हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से फायदा क्या होता है कि डुप्लीकेशन इज अवॉइडेड, फिक्टिशियस क्लेमेंट्स आर अवॉइडेड। जो एक लोग 2-3 स्कॉलरशिप लेते हैं और गलत छद नाम से स्कॉलरशिप लेते हैं, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। आपको मालूम है कि आईटी मंत्री के रूप में हमारे विभाग ने एक स्कॉलरशिप पोर्टल को डेवलप किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी तक बहुत 5,500 करोड़ रुपया दे चुके हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से एक बहुत बड़ी सुविधा हुई है, ये आपको हम बताना चाहते हैं। और आपको एक बहुत और हमारी सरकार का एक जो बहुत बड़ा उदाहरण है, जो आज हम प्रेस के सामने बताना चाहते हैं, आपको प्रेस रिलीज में मिलेगा कि 17-18 के लिए हमारा एनुअल टारगेट था 35.60 लाख। उसकी जगह पर हमने स्कॉलरशिप दिया है 60 लाख स्कॉलरशिप, अगेंस्ट ए टारगेट ऑफ 35.60 lakh in 17-18 we have given around 60 lakh scholarship। तो मोदी जी की सरकार में माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कॉलरशिप प्राप्त करने का उनका उत्साह भी बढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने इस बार इसको 70 लाख बढ़ाया है, ये हमने कहा आपको बता दूं। आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। महात्मा गांधी जी के 150 वर्ष 2 अक्टूबर 2018 को पूरे हो जाएंगे। इसके उपलक्ष्य में आज कैबिनेट ने एक फैसला किया है कि हम जेलों में बंद सजायाफ्ता कैदियों को स्पेशल रिमिशन देंगे। आपको मालूम है, भारत के संविधान की धारा 72 में राष्ट्रपति जी को अधिकार है और धारा 161 में राज्यपालों के अधिकार है। ये रिमिशन का अधिकार वो सरकार की अनुशंसा पर करते हैं। तो महात्मा गांधी जी के आज जब 150 वर्ष पूरे होंगे, तो उस उपलक्ष्य में हमने 5-6 कैटेगरी में लोगों को, जिन सजायाफ्ता हैं, अंडर ट्रायल नहीं, उनको सजा से मुक्ति देने का एक गाइडलाइन निर्णय तैयार किया है। पहला, महिला कन्विक्ट जो 55 साल से ऊपर हैं और अपने सजा के 50% अवधि पूरा कर चुके हैं। Those women convict who have completed 50% of their sentences। ट्रांसजेंडर कन्विक्ट जो 55 साल और उससे ऊपर हैं, जिन्होंने 50% अपने एक्चुअल सेंटेंस को पूरा कर लिया है। पुरुष सजायाफ्ता कैदी जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और जिन्होंने 50% अपना एक्चुअल सेंटेंस पूरा कर लिया है। और फिजिकली चैलेंज्ड डिसेबल्ड लोग, दिव्यांग, जिनका 70% दिव्यांगता है, जो मेडिकल रिपोर्ट से प्रूव होगी, और उन्हें 50% अपना सेंटेंस की अवधि पूरी कर ली है। और ऐसे कन्विक्ट जो टर्मिनली इल हैं, उनका भी हम विचार करेंगे। और ऐसे कन्विक्टेड कैदी
सजायाफ्ता जिन्होंने अपने 2/3 अवधि को पूरा कर लिया है, तो उसमें कोई उम्र का बंधन नहीं है। That means those who have completed 66% of their actual sentences, already undergone, suffered. लेकिन हम सबको ये देने वाले नहीं हैं जो ऐसे अपराध में सजा पाए हुए हैं जहां मौत की सजा का प्रावधान है, या जिनको आजीवन कारावास का सजा दी गई है, जो डाउरी डेथ में, रेप में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, किडनैपिंग फॉर रैंसम में, या फिर आपके पोटा में, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में, टाडा में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, पॉस्को एक्ट में, एनडीपीएस, फेमा और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो हमने इस बात का प्रावधान रखा है कि गांधी जी के 150 वर्ष पूरा होने पर जिन्हें भ्रष्टाचार किया है, आतंकवाद किया है, या हत्या के सजायाफ्ता हैं, आजीवन कारावास के सजा। Well, there you go. That's the cabinet briefing underway by the Law Minister Ravi Shankar Prasad as well as the Petroleum Minister Dharmendra Pradhan. And like ET now told you, we've got it right. They've increased the fair and remunerative pricing for sugarcane farmers by 20 rupees. It's exactly what we told you on Monday. We'll get you reactions. Of course, earlier in the day, we did speak to the sugar body ISMA. This is going to be good news for farmers. The sugar mill owners, however, disappointed. It's not going to augur well for them. The real surprise, though, has come from for the petroleum sector, with Dharmendra Pradhan, the oil minister, announcing a simplified mechanism for production sharing contracts, especially for the nomination blocks. That means before the auction. So blocks like that of Cane India and ONGC will stand to benefit. They no longer have to pay 100% cess and royalty. So Pankaj, I think it's a very safe bet that tomorrow in trading session, watch out for ONGC, watch out for Oil India. Also, watch out for Vedanta, which is now the owner of Cane India. That prolific block in Rajasthan, the Barmer Oil Hill, will stand to benefit from this as well. So I tell you what, we're going to take a short